हेलो एंड वेलकम। ये है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 4 जो कि क्लास 10th के साइंस का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि है ओम्स लॉ। ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हमारे पास न्यूमेरिकल भी आ सकता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओम्स लॉ समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे फ्लो करते हैं। ठीक है, उनका फ्लो कैसे बनता है। मान लीजिए ये हमारे पास एक कॉपर रोड है, ठीक है, जो आपको दिख रही है इस डायग्राम में। ठीक है, इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब ये किसी सोर्स वोल्टेज से या फिर किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है ये रोड, तब तक ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी डायरेक्शन किसी भी तरफ हो सकती है। मान लीजिए ये डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रॉन है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये इसकी तरफ है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि हर इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। इसी वजह से जो आयरन रोड है या जो कॉपर रोड है वो बिना कनेक्ट किए, बिना किसी बैटरी से कनेक्ट किए करंट फ्लो नहीं करती। यानी हम किसी लोहे की चीज को जब हाथ लगाते हैं तब वो हमें करंट नहीं मारती, क्योंकि तब भी तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम उसको किसी वोल्टेज में कनेक्ट कर देते हैं या किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो वो करंट फ्लो करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो मान लीजिए हम इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या हुआ, बैटरी से कनेक्ट करने से क्या हो जाएगा, अब होगा ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी जो डायरेक्शन है सबकी सेम डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो ये पॉजिटिव है, डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ। तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे और इस कॉपर रोड में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ हमारी क्या कहती है। अब ओम्स लॉ पे आते हैं। ओम्स लॉ हमारी ये कहती है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, या फिर इसका उल्टा भी लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यानी कि जो चार्जेस का जो पोटेंशियल है वो करंट के फ्लो पर डिपेंड करेगा। यानी जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा। यानी कि जितने ज्यादा हमारे पास चार्जेस होंगे, यहाँ पे मान लीजिए चार्जेस ज्यादा है, ठीक है, करंट ज्यादा है, तो सीधी सी बात है कि पोटेंशियल भी ज्यादा होगा चार्जेस के अंदर या फिर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। ठीक है, तो यही कहती है हमारा ओम्स लॉ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। कि यानी जितना हमारे पास पोटेंशियल होता है, अगर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो हमारे पास करंट भी ज्यादा होगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, हमारे पास करंट अगर ज्यादा है तो पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं इसकी डेफिनेशन पे, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, at constant temperature, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across it। यानी कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड वी इज इक्वल टू आर आई।
ये हमारा आई क्या होता है? ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हमें कांस्टेंट चाहिए होता है, और यहां पर वो कांस्टेंट है हमारा आर। ठीक है, आर है क्या यहां पर? आर होता है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए रेजिस्टेंस को समझते हैं। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक आयरन रोड है, ठीक है, या फिर कोई कंडक्टर है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। ठीक है, तो जब ये किसी बैटरी से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ने इस तरफ मूव करना शुरू किया, और इस रोड के अंदर, कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसका ये जो फ्लो है इतना सिंपल नहीं है। ये आगे जाके अपने फेलो इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है। ठीक है, ये इस कंडक्टर की वॉल से भी टकरा सकता है। ठीक है, तो करंट के फ्लो में जो रुकावटें आती हैं, उसी को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब रुकावटें क्या है? जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में भी टकराते हैं। ठीक है, वो वॉल से भी टकराते हैं कंडक्टर की। तो इस वजह से करंट के फ्लो में रुकावटें आ सकती हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। करंट के फ्लो में रुकावट को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको एक फोटो में दिख रहा होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे मूव कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन का फ्लो जितना स्मूथ होगा किसी कंडक्टर के अंदर, उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, और जितना इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट आएगी, उतना ही इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट के फ्लो में किसी भी प्रकार की रुकावट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किस वजह से पैदा हो सकता है? जैसे मान लीजिए यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो इसके फ्लो में रुकावट आएगी। तो इसका मतलब है कि जो ये इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराएंगे, तो इनके फ्लो में रुकावट आती है, और ये आपस में भी टकराते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ टकराता है? ये अपने वॉल्स, कंडक्टर की वॉल से भी टकराता है। ठीक है, तो उस वजह से भी किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो इसी करंट के फ्लो में जो रुकावट आती है, उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं रेजिस्टेंस। अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू करंट के फ्लो में रुकावट आए, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये आर को हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ऐसा यूनिट होती है, वो होती है ओहम। 1 ओहम क्या होता है? व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड, इज अप्लाइड टू इट्स एंड, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, और करंट 1 एम्पियर है किसी वायर के अंदर, तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओहम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, या कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं?
सबसे पहले देखते हैं, ये हमारे कोई वायर गिवन है, ठीक है, ये फोटो में आप वायर देख रहे हैं। अगर हम इसकी लेंथ को बढ़ा दे, दुगना कर दे, तो ये जो करंट है इसको ज्यादा लंबा ट्रेवल करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, इसको ज्यादा देर तक अपने कंडक्टर की वॉल से भी टकराना पड़ेगा और अपने फेलो इलेक्ट्रॉन से भी टकराना पड़ेगा। उससे क्या होगा, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा लेंथ के बढ़ाने पर, ठीक है। वहीं अगर हम लेंथ को कम कर दे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ को अगर हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ को अगर हम कम करते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो पहला फैक्टर हमारा हो गया, when length of the wire increases the resistance also increases and vice versa, ठीक है। जब हम लेंथ को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। अगर हम लेंथ ऑफ द वायर को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है, और हम लेंथ ऑफ द वायर को हाफ कर दें या हाल्व्ड कर दें तो रेजिस्टेंस भी हाल्व्ड ही रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। नेक्स्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब कि कोई वायर कितना पतला है या कितना मोटा है, वही उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। अभी दो वायर है हमारे पास, एक ये वायर है और एक ये वायर है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये इस वायर की मोटाई है और ये इस वायर की मोटाई है, ठीक है। ये वायर ज्यादा थिक है, इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो थिक है, और इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो थिन है, ठीक है। तो इस वाले से इस वाले वायर में से जो करंट है वो ज्यादा आसानी से पास होगा क्योंकि यहाँ जगह ज्यादा है पास होने के लिए, ठीक है। और इस वायर से करंट को पास होने में थोड़ी रुकावटें आएंगी, जगह कम है। अब सपोज करिए कोई रोड ज्यादा चौड़ा होता है तो उसमें से गाड़ियां ज्यादा जल्दी पास हो जाती हैं, और कोई रोड अगर ज्यादा उसमें जगह कम है तो वहां पर ट्रैफिक जाम लग जाता है, ठीक है। तो वही बात है, यहां पर भी ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा है तो करंट आसानी से फ्लो होगा, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम है तो करंट कम फ्लो होगा, ठीक है। यानी कि यहां रेजिस्टेंस कम होगा और यहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इफ ए इज इंक्रीज्ड देन आर विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा, ठीक है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। अब जो रेजिस्टेंस है वो जो वायर है उसके डायमीटर के स्क्वायर पे डिपेंड है, ठीक है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हम डायमीटर को दो गुना कर देते हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 रह जाएगा। अगर हम डायमीटर को इफ डायमीटर 3 टाइम्स, अगर 3 टाइम्स हो जाए तो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है वो 1/9 रह जाएगा। वहीं अगर डायमीटर 4 टाइम्स हो जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/4 का स्क्वायर, यहां पर 1/16 रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर किसी वायर का हम टेम्परेचर बढ़ा दें या किसी कंडक्टर का हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा कोई कंडक्टर है, ठीक है।
ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हम इसको थोड़ी एनर्जी दे देते हैं या फिर थोड़ा सा हीट दे देते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो ये इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसे ही स्पीड बढ़ेगी तो ये वाल से ही उतनी तेजी से टकराएगा और आपस में भी ये उतनी ही तेजी से टकराएंगे। ठीक है, स्पीड बढ़ेगी तो इसका मतलब इन के आपस में कोलिजन भी बढ़ेगा। अगर कोलिजन का मतलब होता है जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो उनको कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, तो जब इनका कोलिजन बढ़ेगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।